हमारे सभी आगंतुकों का अपने हृदय की गहनतम गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और सभी आयोजकों, संयोजकों एवं प्रयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुरेश जी और उमेश जी दोनों ने बहुत प्रयास करके हम सभी को मिलाया है। तो मैं आज आपके सामने ब्रेन बॉडी बूस्टर्स, मतलब कि हमारे शरीर और मस्तिष्क की ताकत को कौन बढ़ा सकता है और वो किस प्रकार से बैरियर्स बन सकते हैं किसी भी बीमारी के खिलाफ, और विशेष करके कोरोना जैसे वायरस के अगेंस्ट। तो मेरा जो पीछे आपको किला दिख रहा है, ये रणबांकुरों का चित्तौड़, जो कि गढ़ों में गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, और उस पर विजय की एक प्रसिद्धि जो हुई थी उसका प्रतीक हमारा पीछे कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, पता नहीं दोनों में से ये कौन सा है, वह दिखाई दे रहा है। और यही एक सिंबल है कि किस प्रकार से भारतवर्ष अपना विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कोरोना के खिलाफ भी बना पाएगा। आज हम यदि बात करने जा रहे हैं तो हम यही बात करने जा रहे हैं कि इस प्रकार के जो वायरस होते हैं वो हमारे लिए कैसे खतरनाक होते हैं। वैसे सभी के सभी वायरस खतरनाक नहीं होते हैं। तो कोरोना आरएनए वायरल ब्लास्ट, मैंने इसमें आरएनए शब्द आपके लिए लिखा है और इस आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियर बम के बारे में हम सभी जानते हैं। और यहां पर आरएनए भी एक न्यूक्लियर मटेरियल है, लेकिन अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, धूल के कण की तरह, उससे तो बहुत बहुत छोटा है। और वह किस प्रकार से विश्व में व्याप्त होकर विश्वव्यापी महामारी पैदा कर दी है, हम लोगों को घरों में बंद होने के लिए विवश कर दिया है। आज हम विवशता की जटिल जंजीरों से जकड़ गए हैं और अपने घरों में बंद हैं, जबकि वो हमारे पास नहीं आ रहा, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, हम उसके पास जाते हैं। उसका कोई जीव नहीं है। बैक्टीरियाज में तो भी जीव होता है, इस वायरस में कोई जीव नहीं है, ये निर्जीव, लेकिन इसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। और वही आज ब्लास्ट होके चाइना से पूरे विश्व के अंदर एक स्टॉर्म, एक तूफान के रूप में सारे विश्व के अंदर व्याप्त हो गया है, और उसको हमने विश्वव्यापी महामारी का नाम दिया गया है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम आपको बताने जा रहे हैं, पर मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने लिया है, मेरे 1974 से अभी तक के अनुभव जितने रहे हैं मेडिकल फील्ड में, जब मैं घुसा था 1974 में, और आज तक जब मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट हूं, न्यूरो सर्जन हूं, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काफी ऑपरेशन करते हैं, ऐसी व्याधियों को ठीक करते हैं। तो इस पूरे जीवन में मैंने देखा है कि किस प्रकार से इन्फेक्शंस हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और सर्जन्स के लिए तो जैसे ऑपरेशन की समय ब्लीडिंग एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, उसी प्रकार से इन्फेक्शन भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो हम कई प्रैक्टिसेस करते हैं हमारे ऑपरेशन थिएटर में कि मरीज को जब ब्रेन का या शरीर में कहीं का भी ऑपरेशन करें, उसको इन्फेक्शन न लगे। लेकिन जो अभी कुछ हो रहा है वह इन्फेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहां मैंने रेफरेंसेस के रूप में केवल यह कहा है कि बहुत कुछ मेरा ये मटेरियल गूगल सर्च से है, और उसके अंदर जो भी ऐसे रेफरेंसेस हैं जो वास्तव में सही माने जाएं, उन्हीं को मैंने इसमें लिया है, और मेरे अपने अनुभव के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। कई बार युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, जब दुश्मन को यह मालूम पड़ता है कि आप में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस कोरोना को मालूम पड़ जाए कि आप सभी के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हम लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए कि हेलो, आवाज ठीक है? हेलो, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम आज आपको आपकी अंतर्निहित
आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में बताएंगे। रोगाणु कोरोना से लड़ने की बात है तो हम बताएंगे कि आप में जो ये शक्ति है वह विद्यमान है और बायोकेमिकल एंड बायोमैकेनिकल बैरियर्स से आप उसको रोकेंगे। तो यदि आपको याद हो कि इतिहास में आपके पास बारूद नहीं था, यदि किसी को यह मालूम हो कि हमारे पास बारूद नहीं था, बाबर के पास था और इतिहास बदल गया। बाबर के बारूद की बाह्य शक्ति के आगे हमारी अंतः शक्ति उस समय कमजोर पड़ गई थी, वह काम नहीं आई। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के युग में, आज बाह्य शक्तियों के युग में, आज जब प्रकृति को जीतने की हम और आप कोशिश कर रहे हैं, यह अदृश्य सूक्ष्म एक निर्जीव कण कोरोना ने आपको सतर्क करा है कि मैं केवल तुम्हारी आदमी की, ह्यूमन बीइंग्स की इम्यूनिटी, उसकी आंतरिक शक्ति के आगे ही हार मानूंगा। कोरोना कह रहा है आपसे कि आपकी इम्यूनिटी के आगे ही मैं हार मानूंगा और 100 में से मैं केवल 80 लोगों में हो पा रहा हूं, बाकी के लोगों में नहीं हो पा रहा हूं, और जिनमें हो रहा हूं उसमें भी कई लोग ठीक हो रहे हैं। वो ये दर्शाते हैं कि उनके अंदर इम्यूनिटी है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर अंतर्निहित शक्ति कौन सी है जो आपको जीवन भर कहीं पर भी आप जाएंगे आपको वो जरूर बचाए लेगी। मिसाइल्स, मशीन्स, न्यूक्लियर बम, ये आपके लिए एक जगह के लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए खतरा तो ये कम इम्यूनिटी के कारण है। तो हम आपको इस ब्लास्ट के हार्मफुल इफेक्ट्स बताएंगे, आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे न्यूरोबिकली प्रो नेचर लाइफ स्टाइल बाय कंप्लीटिंग बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये 3 चीजें आपको आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब भी इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ रही है, लेकिन इस साइंटिफिक अप्रोच के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपके अंदर ही ये सारी शक्ति निहित है। ये ऊपरी शक्ति काम नहीं आती है। जो आज कोरोना ने बताया है कि टेक्नोलॉजी ये केवल बाहर की शक्ति है। एक महिला 21 जून को दिल्ली के अंदर दिन में 12 बजे तेज गर्मी में चढ़ गई और उतना मेकअप कर रखा था कि पसीने के कारण उसका मेकअप धुलने लगा। उसने कहा काश यहां पर यदि एक कोई पंखी वाला मिल जाए। इतने में उसने आवाज सुनी, पंखी ले लो, पंखी ले लो। और उसने कहा ए कम हियर। तो वो लड़का उधर आया और उसने कहा कि कितने में दी ये पंखी? तो पंखी वाला बोला ये पंखी तो 5 रुपए की एक है और ये पंखी 10 रुपए की एक है। वह महिला बोले कि ये 5 रुपए वाली जो है वो एक मुझे दो। तो 5 रुपए वाली उसने ली और 5 रुपए दिए, वो वहां से चल दिया। उसके बाद में उस महिला ने जो ही पंखा करा, 2-4 बार कराओ तो टूट गई। उसने आवाज दी, नॉनसेंस इडियट, कम हियर, व्हाट इज दिस? वो बेचारा आया और उसने कहा क्या हुआ मैम साहब? अरे तू ऐसी पंखी देता है कि जिसको जो है करने से मेरा जो है पंखी टूट गई, मेकअप मेरा धुलते जा रहा है। उसने कहा मैडम आपको पंखी करना नहीं आता है, जो 10 रुपए वाली होती है उसको ऐसे करते हैं और 5 रुपए वाली को सामने रख के मुंडी को हिलाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपरी ऊपर की जो कुछ भी आपके पास में ताकत है, सुंदरता है, वह टिकाऊ नहीं है, वह कभी भी धुल सकती है। पर आपके अंदर जो इम्यूनिटी होगी वो कभी ऐसे नहीं धुल पाएगी, वह आपके लिए हमेशा आपके साथ में रहेगी, आप उसको हमेशा यूज कर पाएंगे। आज आपके साथ में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है इस लॉकडाउन के कारण। आप सिडेंट्री हो जा रहे हैं, कोमोर्बिडिटीज आपकी खराब हो रही है, साइकोलॉजिकली कुछ लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं, और सोशली तो डेफिनेटली अब न कोई त्योहार रहा हमारे लिए, न कोई लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है। तो इन सब के कारण हमारी हेल्थ पक्का बिगड़ रही है। और इसमें बहुत बड़ी चीज जो आ रही है सोशल में, डोमेस्टिक वायलेंस होने लगी है। और जो लोगों को किसी प्रकार की आदत थी
वो विड्रॉवल्स में जा रहे हैं, जो कि हमने बेवड़ों की अब भी एक जो चीज देखी थी कि किस प्रकार से शराब की दुकानों के ऊपर ये टूट पड़े अपने उस विड्रॉवल से, क्योंकि उनको नहीं आता है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर की शक्ति के माध्यम से हम खुश हो सकते हैं। अभी देश को ये पब्स की जरूरत नहीं है, लाफ्टर क्लब्स की जरूरत है। और इन पब्स के अंदर जहां शराब पी जाती है, वो बाहर से वो अपने आप को खुश कर रहे हैं, और हमने देखा कि कैसा तांडव मच गया। अभी क्या हुआ कि एक जने ने फोन करा रात को कि तू दुकान कितनी बजे खोलेगा? वो बोला कि सुबह 9 बजे। उसने फिर आधे घंटे बाद 10:30 बजे फोन करा, अरे भैया तू कब खोलेगा? वो बोला यार तुझे को बोला है ना कि सुबह 9 बजे। आधे घंटे बाद 11 बजे वो फिर बोला, अरे दुकान कब खोलेगा? दुकानदार बोला, बड़े बेवकूफ हो यार, तुमको हमेशा बता रहा हूं 9 बजे, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तो बोला, यार मैं तेरी दुकान के अंदर बंद हो गया हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि तू कब खोलेगा। तो वो दौड़कर वहां गया और उसने अपना दुकान खोली और देखा अंदर तो कोई नहीं था। पीछे से उस बेवड़े ने उसके एक थप्पड़ मार, एक हाथ टच किया और बोला, अरे यार अब तेने दुकान खोल ही ली है तो यार मेरे को दे ही देना एक पेग। तो इन लोगों का ये विड्रॉवल इफेक्ट जो है वो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। बाह्य चीजों पे जो निर्भर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल या दूसरी ड्रग्स, उनके लिए ये लॉकडाउन एक तरह से अभिशाप बनता चला गया है। इसीलिए आज हम ये चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अपने अंदर ही ऐसे केमिकल्स पैदा कर पाए कि जो अल्कोहल को रिप्लेस कर दे, और उन्हें हम कहते हैं मॉर्फिन नहीं, एंडोर्फिन कहते हैं। वह भी न्यूरोबिक्स के माध्यम से हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक चीज याद रखिए, आज हम होम में हैं, किसी हाउस या शेल्टर में नहीं है। देश के बहुत सारे मजदूर अवश्य किसी शेल्टर में होंगे, लेकिन कई लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वो होम में हैं। और ये होम की डेफिनेशन है कि किसी प्रकार का बायस नहीं है हमारे पास, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट क्रिटिसिज्म नहीं है हम लोगों के बीच में, और किसी प्रकार की कोई थ्रेटनिंग नहीं है, कि किसी का डर नहीं है, और हम बड़े फ्री रूप में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा घर कहलाता है। भारत में घर होता है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर मकान होते हैं। तो इन्हें हम घर बनाएं और इन दिनों में और अच्छा सुदृढ़ घर बनाए की पूरी कोशिश करें। तो कहने का यही मतलब है कि डोमेस्टिक वायलेंस अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, और जो जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती है, मान लीजिए कोई महिला या कोई बच्चा या हो सकता है किसी घर में कोई आदमी, रिपीटेडली उसके ऊपर जब इस तरह का वायलेंस होते हैं, तो वो बिल्कुल सिकुड़ कर एक तरफ कोने में जाकर बैठ जाते हैं, पूरे डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस से भी बचने के तरीके आज जो हम बात करेंगे प्रो नेचर और न्यूरोबिक्स की, उससे हम इनको बचा पाएंगे। तो यही है कि इम्यूनिटी रिड्यूस, फिजिकल एक्टिविटी, डिप्रेशन और फिर इन्फेक्शंस एटसेट्रा, ये इसके कारण हो रहा है। आप लोग अभी जरूर सुन रहे होंगे, उसमें मैं एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि ये कोरोना कॉन्टेजियस भी हो सकता है। अर्थात यदि किसी के अंदर बैठ गया है, ये उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि काफी समय तक उसके शरीर में बैठा रहे। लेकिन यदि वह जाने के बाद में किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसमें कर देता है, तो उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और वो हम 14 दिन मान रहे हैं, जिसके अंदर उसमें सिम्टम आ जाता है। 14 दिन ही क्यों, कोई बताएगा हमें? क्योंकि कुछ लोगों की इम्यूनिटी आप में से इतनी अच्छी है कि आप जो है 14 दिन तक उससे लड़ते रहते हैं और फिर कहीं हार जाते हैं। कुछ लोग जो है 5 दिन में ही हार जाते हैं। इसलिए ये हमारे लोग बागों के बीच में किसी प्रकार से उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से, वायरस तो वही है लेकिन लोग अलग हैं, इसलिए ये इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है। और कुछ में ये केवल मात्र बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, वो लोग कॉन्टेजियस हैं, किसी को दे देंगे जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है। इसलिए जब हम आप जाएंगे सड़कों पर, अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में, या किसी भी पब्लिक प्लेस पे, उस समय ये कॉन्टेजियस लोग हमको परेशान कर सकते हैं, हमको बीमारी दे सकते हैं। ये वो एक पूरा चार्ट है जिसके माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि
हेल्दी इंडिविजुअल्स जो कि हेल्थ वर्कर्स भी हेल्दी हैं, वो एक्सपोज हुए हैं, उनके अंदर ये कभी रिकरेंस या डेंजर करेगा उसकी संभावना कम है यदि उनके अंदर ये इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है तो। आप सभी मेरे हिसाब से किसी प्रकार का एक्सपोजर अभी आपका नहीं हुआ है, तो मोस्ट ऑफ यू आर फॉलिंग इन दिस कैटेगरी कि यदि आपको किसी समय कहीं एक्सपोजर हुआ तो आपको खतरा है, क्योंकि अभी आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है आपकी इम्यूनिटी की। लेकिन वो हेल्थ वर्कर्स, ये वाले हेल्दी, ये जरूर कैरियर्स हो सकते हैं और इनकी इम्यूनिटी गई तो ये भी बीमार हो जाए। आइए अब हम आपको बताएं कि वो जो अस्पतालों में से ठीक होकर घर पर आए हैं और जो वेंटिलेटर्स पे थे, उन लोगों के अंदर जरूर इसके खिलाफ लड़ने की क्षमता है, पर अभी हमें पता नहीं है कि वो उन्हें बाद में भी वापस कर सकेगी कि नहीं, या फिर दूसरों को डेंजर कुछ समय के लिए तो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अभी ये बैठा हुआ नहीं है वायरस पूरी तरह से। लेकिन जिन लोगों को एंटीबॉडी प्लाज्मा दिया गया है, वो लोग अभी भले ठीक हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए वो कभी भी डेंजर तो हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस के खिलाफ मेमोरी में नहीं गई है, पैसिव रूप में दिया गया है। जैसे जिसको टिटनस हो जाता है तो आप उनको एंटी टिटनस सीरम देते हैं उस समय ट्रीट करने को, वो वाली बात है। ये टिटनस टॉक्सोइड नहीं है, ये कोरोना के लिए कोई एंटीजन नहीं है, और उसके लिए ही अभी पूरे विश्व के अंदर ये एंटीजन बनाने की, टिटनस टॉक्सोइड की तरह की चीज बनाने की बात चल रही है, जो फिर हमें लगेगा तो हमारे अंदर मेमोरी में, हमारे पास में इसके खिलाफ की इम्यूनिटी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में 3 करोड़, दूसरे में 6 करोड़ मरे थे। कई नेचुरल कैलेमिटीज में मर रहे हैं और पेंडेमिक्स में भी कई लोग मरते हैं। दिस इज द डिसास्टर इन ह्यूमन लाइफ बाय मास डेथ्स। इन सब में से वॉर के लिए भी हम जिम्मेवार हैं, इसके लिए थोड़े कम जिम्मेवार हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से जमीन को खोद रहे हैं, जो प्रयोग जमीन के अंदर कर रहे हैं, समुद्र को बदल रहे हैं, उसमें भी नेचुरल कैलेमिटीज के कारण हम मर रहे हैं। पेंडेमिक्स के लिए हम बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। आपको आज से 100 साल पहले मैं लेके चलता हूं। 100 साल पहले इस विश्व की आबादी केवल 200 करोड़ थी, अब भी 7,500 करोड़ है। इन 200 करोड़ में से जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस समय 500 मतलब 50 करोड़, हर चौथा आदमी उस समय स्पेनिश फ्लू से ग्रस्त हुआ था, और उसमें से 5 करोड़ लोग मर गए थे। अमेरिका में 67 लाख लोग मर गए थे 2 साल के अंदर अंदर में। ये बात इसलिए बताना जरूरी है ताकि हम ये समझ जाएं कि यदि आज हम नहीं संभले तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी ही भयंकर आपदा, विपदा हमारे पास में आ जाए। उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग देखिए किस प्रकार से लोगों ने इससे लड़े। फिर एक हर्ड इम्यूनिटी होती है, उसके कारण कुछ लाभ हुआ। तो बचाव के तरीकों में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट के भी जैनिज्म में जो मास्क लगाने की प्रथा चालू हुई थी, उसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने सोचा था कि कुछ जीव जंतु हमारे बात करने से हम उनकी हिंसा कर देते हैं, इसलिए उन्होंने किसी की हिंसा न हो जाए उसके लिए मास्क जैसी चीज बिफोर क्राइस्ट, नोइंग दैट देयर आर सम काइंड ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रकार हम उनको मार डाल रहे हैं, लेकिन आज हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज कर रहे हैं। उस समय वो किसी प्रकार से हत्या न हो, आज वो है दूसरे रूप में हमारे सामने आया है। थैंक्स टू जैनिज्म, जिसने बहुत पहले इस तरह की बात हमारे जीवन में लाए थे। ये पूरी हिस्ट्री है कि किस प्रकार से माइक्रोस्कोप आया और फिर किस प्रकार से 1850 में और 1880 में, आज से करीब 140 साल पहले मालूम पड़ा था कि बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। उससे पहले की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताऊंगा। तो आंखें हो,
हार्ट हो, इंटेस्टाइन हो, सब जगह पे अलग अलग तरह के इतने वायरस जो हैं वो हमारे शरीर में जा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर एक को रोकने के कई कई तरीके हैं, उसमें इम्यूनिटी सबसे पहली है। तो आइए मैं आज आपको उस किले पर लेके चलता हूं जिस किले में आदमी अपने आप को, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपनी सेना को बचाता था जब उसके ऊपर दुश्मन कि किस प्रकार से हमारे इस दुर्ग, हमारे इस शरीर के ऊपर आकर यह कोरोना वायरस अटैक कर रहा है। लेकिन बात यह है कि यह वायरस आपको दिख नहीं रहा है, पर आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आप उसके से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। यू आर टोटली अननोन टू दिस एनिमी हु इज हैविंग नो ब्रेन्स, ही हैज नो इंटेंशन टू अटैक ऑन अस, लेकिन उसका हमारे ऊपर हमला होता है। और ये जो हमारा नाक है, यहां से ये एंटर करता है। कुछ लोगों का ये पोर्शन एनिमल्स में आप देखेंगे ये बड़ा होता है, और वह भी शायद एक कारण है अदर देन द इननेट इम्यूनिटी इन देम कि वो वायरस यहीं पर लड़ाई में इन जानवरों के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। आज स्ट्रीट डॉग्स इतने हैं, मैं बड़ा परेशान हूं कि उनके अंदर ये वायरस क्यों नहीं जा रहा है। हॉस्पिटल के वहां पर भी ये घूम रहे हैं। तो आपको ये समझाना चाह रहे हैं हम कि हमारे नाक में और नाक से लेके गले तक में इतनी सारी दीवारें हैं कि जो इन्हें रोकेंगी। ये हमारे अंदर घुस गया है नोज में, और एक ये सुरंग है दूसरी तरफ कि उस सुरंग के अंदर से भी ये, अर्थात हमारे जितने भी द्वार हैं, गुप्त मार्गों के द्वार हो या चेहरे के ऊपर के द्वार हो, ये वायरस, या फिर हमारी त्वचा हो, यहां से ये सभी तरह के वायरस जा सकते हैं। कोरोना आपके शरीर में नाक के द्वारा जाता है। आपको कहा जाता है आंख पे हाथ मत लगाओ, क्योंकि आंख के जो आंसू हैं वो भी नाक में ही चले जाते हैं। वहां से वो वायरस फिर आपके नाक में चला आएगा, नाक से फिर वो गले में आएगा। तो ये आपके लिए आवश्यक है कि चेहरा, आंखें और हाथ आप ऐसे साफ रखें कि किसी प्रकार से यह वायरस हमारे इस सुरंग कहूं या माउथ कहूं, एंट्री कहूं या जो एग्जिट के भाग है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां से है, जो कि सांस के माध्यम से आप में जा रहा है। सेकंड स्टेप उसके अंदर आती है, ये भी वापस बता दे कि अंदर जा रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। जब मच्छर आता है तो आपको एकदम मालूम पड़ता है, घुनघुनाते। ये तो निर्जीव है, ये तो एक मान लीजिए कि धूल का कण है कि जो आपके अंदर चला जा रहा है। और अंदर यदि वह घुस गया तो वो फिर हमारे ये दूसरे जो सेल्स हैं उनके अंदर ये घुसना प्रारंभ कर देता है दरवाजे में से जाने के बाद, और वो इन गले और यहाँ की भित्तियों को भी पार कर लेता है। इस समय यह जाकर हमारे को कफ पैदा करता है। जब आप खांसते हैं तो आपका शरीर इस वायरस को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कारण से ये दूसरों में भी चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि किस प्रकार से आप खांसें कि ये बाहर नहीं जाए। मास्क हुआ, हाथ हुआ, हथेली हुआ, हाथ नहीं, हथेली नहीं, आप इस तरह से उसको शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हुई तो आप कफ के लेवल पर ही बच जाएंगे, उसके आगे आपके अंदर ये इन्वेजन नहीं कर पाएगा। यदि वो आगे घुस गया आपकी सेल्स के अंदर, तब फिर जाकर मुश्किल हो जाएगी कि यह अंदर तक चला गया है, और उसके अंदर अब मुश्किल ये होगी कि आपके बहुत बड़े वाइटल पार्ट्स को ये भेदने लगेगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपका लंग जो है वह भी अब अफेक्ट हो गया है, वो इतना अंदर तक चला गया है। इससे पहले आपको कफ और फीवर तक ही रोक दिया गया था कि आप सचेत हो जाएं, अपने आप को बचाएं। उस समय आप गर्म पानी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, तो आप उस वायरस को रोक रहे हैं। हमारे अंदर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब देखिए ड्राई कफ होता है, ड्राई ये है कि ये वहां पे हमारे म्यूकस को आके उसमें फंसता नहीं है और म्यूकस के साथ में बाहर नहीं आना,
वह खुद भी इस प्रकार की व्यवस्था करता है अपने शरीर में, हमारे शरीर में जाकर, कि हम उसको बाहर फेंक नहीं पाए। फिर भी शरीर फेंक कर कोशिश कर रहा है, लेकिन यदि उसके अंदर ड्राई की बजाय प्रोडक्टिव कफ हो तो वो इस वायरस को अपने में कैच कर लेगा और उसके साथ वो बाहर आएगा। पर बाहर आने में यही एक बड़ी मुश्किल है कि हमें दूसरों में यह न जा पाए, कैसे उसको यहीं पर रोकें और हमारे चेहरे पर भी, फिर उसके बाद में हम इसे साफ करें। इसके साथ में यदि अभी भी हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं रही तो अगली स्टेप ये होगी कि वो सब तरफ शरीर में फैल जाएगा, जहां जहां पे वो चाहेगा उन हमारे सारे शरीर के अंगों के किलों को तोड़ देगा और उसके अंदर जाके फिर हमारे लिए दूसरे जो इम्यून सिस्टम है वो खुद भी इसके अंडर में आ जाएंगे, इसके द्वारा कैप्चर हो जाएंगे और फिर हमारा शरीर इम्यूनिटी से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए कहने का मतलब यह है कि एंट्री से लेकर जो जाके थ्रोट में हमारे जम रहा है, वहां से हमारी सेल्स में जा रहा है, हर जगह सेल में जाकर भी ये हमारे वहां के न्यूक्लियर मटेरियल पे कैप्चर कर लेता है। ये न्यूक्लियर युद्ध है, ये न्यूक्लियर वॉर है कि ये बाहर का राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे अंदर के राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम और डीएनए तक को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे डीएनए वाले और दूसरे वायरस होते हैं। तो ये पूरा परपोटा जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में है, और इससे हमको रोकने की कोशिश यदि नहीं हुई, ये सारे स्वस्थ नहीं हुए, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, जिनाइटो यूरिनरी सिस्टम और हमारा ये कंजक्टिवा, तो ये पहली दीवार को भेद के हमारे शरीर में चला जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम यही बताएं कि यह वायरस तो ऊपर के छेदों से हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन एचआईवी अधिकतर हमारे गुप्त मार्गों से अंदर जाता था, गुप्तांगों से अंदर जाता था, और वह भी जाके सबसे बड़ा काम वहां से ये जाके हमारे इम्यून सिस्टम को कैप्चर कर लेता था। इसीलिए इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, एचआईवी नाम दिया गया है। और जिसकी अंदर की इम्यून सिस्टम को यदि किसी ने कैच कर लिया है, कवर कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, फिर तो आपकी हालत खराब है, दूसरे इन्फेक्शन लग जाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। यही होता है कि एचआईवी के मरीज को जब टीबी हो जाती है, जब हम उसको टीबी की गोलियां देते हैं तो टीबी की गोलियां भी काम नहीं करती है, और यह होता है कि फिर टीबी की गोलियां भी न काम करती है, तब फिर हम उसे नहीं बचा पाते हैं। तो इसलिए एचआईवी ने भी हमको बहुत पहले ये सबक दिया था कि किस प्रकार से हम अपने आप को बचा पाएं इस तरह की इन्वेजन से। और वो इन्वेजन था गुप्तांगों के माध्यम से अधिकतर। शुरू में ये एचआईवी पहले अफ्रीका के जंगलों में बंदरों के अंदर था और वहां पे इसने अपने को एडजस्ट कर रखा था। बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्रोस्टिट्यूशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, तब ये आदमी के अंदर म्यूटेंट होके फिर इसने एचआईवी जैसी बहुत बड़ी पेंडेमिक दी है हमारे देश विश्व को। तो ये सारे बैरियर मैंने अभी आपको बताए हैं। अब इसके और ज्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, उसको बाद में जाके हर्पीज हो जाता है। मतलब ये आपके शरीर में चुपचाप बैठा रह सकता है वायरस, और कभी आपकी इम्यूनिटी कम होती है तब एकदम से सालों बाद में, दशकों बाद में ये अपियर हो जाता है। इसलिए कई ओल्ड पीपल को हर्पीज जोस्टर नाम के ट्राइजेमिनल पे या चेस्ट पे ऐसे हो जाते हैं उनको। तो क्रॉस इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी कैरियर्स, अपन वेट कर रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी के लिए। मतलब कि कम्युनिटी के अंदर यदि इम्यूनिटी आ गई अधिकांश लोगों में, तो ये वायरस जब जाएगा कम्युनिटी के अंदर तो लड़ नहीं पाएगा, कम्युनिटी उसे मार देगी। पर उसमें यदि कुछ एक लोगों के अंदर यदि ये इम्यूनिटी नहीं है तो उनको भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि 1000 लोग उस वायरस को मारने के लिए खड़े हैं, और बीच में जो एक जना जिसकी की इम्यूनिटी नहीं है उस तक वो वायरस नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी यदि आ गई इस वायरस के खिलाफ, लेकिन उसके लिए उससे पहले बहुत लोगों को सफर करना पड़ेगा। इसीलिए स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया, इसीलिए पोलियो का वैक्सीन बनाया गया, और उससे हमारे कम्युनिटी के अंदर इन वैक्सीन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी आ गई, और आज इससे कोई भी
ग्रस्त नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़े खतरे ये हैं, आपको हम बता दें कि जब अब आप बाहर आएंगे तब जो कैरियर्स घूम रहे होंगे इस वायरस को लेके, जिनके अंदर वो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हेल्दी हैं, और कुछ के अंदर वो 14 दिन बाद में प्रॉब्लम करेंगे पर अब भी उनमें बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई खांसी भी नहीं है, और आपको लगेगा ये अच्छा है, उसके साथ आप मिलजुल जाएंगे और आपको फिर ये वायरस आपके शरीर में आएगा। आपकी इम्यूनिटी कम है तो पहले आप ग्रस्त हो जाएंगे, वो बाद में ग्रस्त होगा। इसीलिए हमारे घर में हम आया को भी यदि काम के लिए बुला रहे हैं तो ये देखना होता है कि वो 14 दिन बिल्कुल स्वस्थ थी और कोई भी उसके आसपास में इस बीमारी से ग्रस्त नहीं हुआ था, तब थोड़ा सोचा जा सकता है कि प्रिकॉशन के साथ में वो आके आपके घर में काम करने लगे। एचआईवी का मैंने बताया कि किस तरह चिंपैंजी और बंदरों में इस प्रकार की पहले थी, और याद रखें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वायरस हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। बहुत सारे अच्छे काम जमीन में हो रहे हैं, हमारे शरीर में हो रहे हैं, और हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने के लिए। अंधविश्वास यदि कोरोना के कारण भी हमारे समाज के अंदर व्याप्त हुआ, जैसा कि कुछ लोग पीने का बहाना चाहिए इसलिए अल्कोहल जैसी बातें कर रहे हैं कि उसको पीने से कोरोना नहीं होगा। अरे अल्कोहल पीने से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, आपकी ये भित्तियां खराब हो जाएगी, ये दीवारें, ये कोटे, ये परकोटे। आप ये गलत धारणा समाज में न जाने दें। अंधविश्वासों के कारण क्या हुआ था हम बताएं आपको कि कंजम्पशन नाम की, ट्यूबरकुलोसिस को कभी कंजम्पशन नाम की बीमारी से जाना जाता था, और उसमें यह माना जाता था कि जो व्यक्ति परिवार का मरा है वो एक पिशाच है, वेम्पायर है। घर के अंदर जब दूसरे लोगों को बाद में ये टीबी होने लगती थी तो वो कहते थे कि यही वेम्पायर, यही पिशाच अपने घर के दूसरे लोगों को भी खराब कर रहा है, उनकी हालत खराब हो रही है। जमीन में से उस मुर्दे को वापस निकाला जाता था और उसके साथ क्या क्या किया जाता था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, पर इस अंधविश्वास के चलते टीबी का इलाज नहीं खोजा जा सका। लेकिन थैंक्स, ये देखिए आप, इस तरह की हालत टीबी में वैसे ही हो जाती है और वो लगने लगता है कि जैसे ये कोई पिशाच है, पर ये तो बैक्टीरिया जब यहां लंग्स में से मालूम पड़ा कि ये तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कोई व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं दे रहा है, कोई डेड बॉडी, कोई पिशाच इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, और उसके लिए हम थैंक्स देते हैं जर्मनी के इस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, रॉबर्ट कॉक को, और इसीलिए हम इसको कॉक्स डिजीज के नाम से भी पुकारते हैं, दूसरों को मालूम नहीं पड़े, टीबी वर्ड एक टेबू है। तो अंधविश्वास के चलते कई समय तक हमको मालूम नहीं पड़ा और हमने बहुत सारे गलत काम किए, परिवार वालों को हमने बहुत दुख दिए इस कारण से। तभी मुझे याद आता है कि मैंने भी आज से करीब जो है 1983 के अंदर उदयपुर के पास में आवरी माता के मंदिर में इसलिए गया कि जाके मालूम करूं कि लोग कहते हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट वहां ठीक हो जाते हैं। मैं भी विज्ञान का आदमी था, मैं एक दिन सुबह अपना कैमरा लेके ब्लैक एंड व्हाइट वहां चला गया रोल के साथ में, और जाकर फिर मैंने वहां की पूरी स्टडी करी, और निष्कर्ष ये निकला है कि अपने आप भी वायरल के कारण जो बीमारियां हो जाती है, पैरालिसिस या हेमरेज के कारण जो पैरालिसिस हो जाती है, वो भगवान में आस्था के कारण आप में ठीक होने लगती है, वहां के नेचुरल वातावरण में आप ठीक होने लगते हैं, लेकिन वह देवी में विश्वास है, उसको अंधविश्वास के रूप में नहीं लेना चाहिए। साइकोलॉजिकल बूस्टिंग हुई है, इसीलिए हमारे देश ने कभी भी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन नहीं बना पाए, क्योंकि हमने कहा ये तो देवी का प्रकोप है, और जब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आ गया तो मुझे आश्चर्य कि ये देवी का प्रकोप कैसे पूरी दुनिया से चला गया। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर आज हमको कोरोना के बारे में भी समझना होगा, अंधविश्वासों में जाके समाज का नुकसान नहीं करना होगा, सारे बेवड़ों को ये समझाना होगा कि आप अपनी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं,
आपकी इम्यूनिटी कम होने से आप में जब ये कोरोना हो जाएगा तो आपसे आपके बच्चे में, आपकी पत्नी में, आपके बूढ़े माँ बाप के अंदर ये चला जाएगा। ऐसी बड़ी गलती न कीजिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंतः शक्ति, अंदर से आप अल्कोहल, एंडोर्फिन पैदा कर सकते हैं। वह हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे कैसे संभव है। यहां तक मैं आया हूं, मैं अब दूसरा पार्ट इसका लेने जाऊंगा कि जहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है आपकी और उसको हम कैसे अच्छा रख के हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। यदि कोई चाहे यहां तक में कोई प्रश्न पूछना तो यहां तक में आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो सर, आपने बहुत बढ़िया समझाया, कोई प्रश्न उठा ही नहीं। ओके ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आगे बढ़ूं और बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपको एक बात आपकी पूछनी थी, आवश्यकता। एक बात पूछनी थी भाई साहब, एक बात पूछनी थी। जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एकदम इफेक्ट में आ जाता है कि धीरे धीरे इसके सिम्टम्स क्या हैं? मैंने आपको वो सारी स्टेप्स बताई थी कि किस प्रकार से सबसे पहले जब ये जाता है तो आपके गले के अंदर जाके ये कफ पैदा करता है, हाँ बराबर, खराश वो पैदा तो आगे करता है समझ रहे। और टाइम नाक पीरियड से क्या है हमारी इसका? टाइम पीरियड जो हमने बताया टाइम इंक्यूबेशन पीरियड पीरियड, मतलब मैं वापस समझना चाहूंगा आप क्या कह रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है कि वायरस आप पे आ गया कैरियर के थ्रू कैसे भी, तो 14 दिन बाद में ये पूरा विस्फोट हाँ करता है। तो वो जब विस्फोट करता है हाँ तो एकदम उसके पहले 14 दिन पहले भी तो टाइम पीरियड में कुछ सिम्टम्स आते होंगे रोगी के अंदर कि ये अब धीरे धीरे खांसी ज्यादा बढ़ी या सांस ज्यादा रुकने लग गई। क्योंकि सांस ज्यादा रुकने लगी, वो तो विस्फोट हो चुका है। उसके पहले सिम्टम्स क्या है, ये आम इसीलिए हम जनता को उसको अभी तक बोलते पता नहीं हैं पड़ रहा इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब नहीं, उसका कोई तरीका नहीं है, केवल अंदर टेस्टिंग जो करी जाती है कि वहां से स्वेब लेके उसको टेस्ट किया जाए। तो वो जो रिस्क पे हैं उन लोगों के लिए ये सुविधा अब भी है कि उनमें सिम्टम आए उससे पहले ही हम मालूम करके उसका किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं वो प्रारंभ किया जाता है। तो इसीलिए इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं कि इस समय वो आपके शरीर में बैठा हुआ है और उस समय वो अपनी गतिविधियां कर रहा है, और जो ही आपके थ्रोट पे अटैक हुआ तब आपको कफ, फिर फीवर और फिर सांस में तकलीफ या फिर गंध आना कम हो जाएगी। मतलब इंडिया, अमेरिका के लोगों में कम इम्यूनिटी रहती है। देखिए, उसमें वहां पर एजेड लोग ज्यादा हैं और वहां के एजेड लोग भी काफी काम करते हैं, बाहर रहते हैं, और उनके अंदर कोमोर्बिडिटीज जैसा कि हम कहें कि शुगर, बीपी, थायराइड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, या उनको कोई किडनी की प्रॉब्लम, या उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी इम्यूनिटी कम है। और वहां पे एल्डरली लोग ज्यादा हैं। और एक बार जब वो विस्फोट हो गया न्यूयॉर्क में तो एकदम से शुरू में तो वो फैल गया, लेकिन सबके सब नहीं हुए, इनमें इम्यूनिटी थी, वो तो बचे हुए हैं। ओवर टू यू। सो डॉक्टर साहब, मुझे एक बात पूछनी है। जी, आपने बताया कि बहुत से पैसे लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज से कैसे बचा जाए? हो सकता है परिवार में हम साथ रहते हैं, वहां भी कोई एसिम्प्टोमेटिक पर्सन हो, इस थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पापा मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन वो एसिम्प्टोमेटिक है, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि इस व्यक्ति में कुछ है तो नहीं। वहां पर एक चीज आपको जरूर मालूम करके रखनी चाहिए, जितने भी आपके आसपास में काम करने वाले लोग बाग हैं, कि वो ट्रैवल हिस्ट्री तो सबसे बड़ी बात हो ही गई है कि कहीं से ट्रैवल करके तो नहीं आए हैं।
वो जो एक पर्टिकुलर जोन की लक्ष्मण रेखा खींच दी है हमारी सरकार ने, उस जोन में किसी को भी यदि ये वायरस नहीं है और 14 दिन तक यदि ऐसा नहीं हुआ है तो संभावना कम है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन अस्पतालों से जो आने वाले हैं और अस्पतालों में यदि किसी का ट्रीटमेंट हुआ है तो ये है कि वहां से वो एसिम्प्टोमेटिक डॉक्टर भी या कोई हेल्थ वर्कर भी या कोई पुलिस वाला भी उसको अपने अंदर लेके घर वालों को दे सकता है। उसका यदि रेजिस्टेंस अच्छा है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन घर के अंदर जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसमें वो वायरस जा सकता है। तो एक बड़ा पीरियड हमको सेफ रख सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे जी। हमारे वाइफ के लिए एक रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट आती है वंस इन ट्वाइस और थ्राइस ए वीक, and she visits many other patients also. She goes to the hospital also sometimes. So what to do? And the physiotherapy is also very essential. Oh, right. तो देखिए, इसमें पहले तो उसके लिए ये कंफर्म कर दीजिए कि वो जहां जहां पर जा रही है वहां पर लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी, लक्ष्मण रेखा से मेरा मतलब यहाँ पर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो पर्टिकुलर जोन, वो पर्टिकुलर एरिया है कि जिसमें किसी को ये बीमारी तो नहीं हुई है। फिर उसके बाद में वह जब आती है तो पूरा अच्छी तरह मास्क लगाएंगे, पहले तो अपना सब कुछ धोएंगी वो, और फिर वो मास्क लगाकर ही ये चीजें करेंगी। तो मास्क तो लगा के ही आती है वो, मास्क पहन के ही रहती है, लेकिन धोना वगैरह तो नहीं होता। मेरे पास में एक टेम्परेचर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं टेम्परेचर जरूर लेता हूं, बट दैट मे नॉट बी द फुल प्रूफ सिस्टम। नहीं, टेम्परेचर तो इसका मतलब इन्वेजन हो गया है। हमको तो उससे पहले वाले लोगों को मालूम करने की अभी बात चल रही है, और उसमें मालूम करने में ट्रैवल हिस्ट्री, एरिया इन विच ही और शी इज गोइंग, have anybody suffered in that area, has anybody got exposed in that area, ये सारी हिस्ट्री ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगी यदि ये एसेंशियल है कि हमें, यदि ऐसा है तो फिर तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा इसमें आगे जाऊंगा, मेरे को काफी दिन से इस बात का फिक्र है। इससे अच्छा है कि फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट को बुलावे ही नहीं। You see, these kind of things very difficult to see. Visits at least 5-6 patients a day. यही मैं कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार से यदि व्यवस्था, बहुत रिस्क है उसमें, आपको घर पे ही कुछ व्यवस्था हो सके। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, अपना कम रहेगा। ठीक है जी, तो बेटर टू अवॉइड। थैंक यू सर। जी। तो मैं यही बता रहा था कि हमें अपने आप को जानना है, और पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कि अपने आप को जानने की बात यही थी कि यदि कर्ण को ये मालूम होता कि पांडव मेरे भाई हैं, तो वह गलत शक्ति के साथ में जाके उसको शक्तिवान बनाने की कोशिश में जो लगा था वैसा नहीं होता। इसलिए हमको अपने आप को शक्तिवान बनाना है और अपने आप को पहचानना है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जो मैंने बताया था, जो लोग अभी नहीं हैं उस समय मेरी मीटिंग में, कि बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला, मामा ये मेरे 10 भाई बहन है, हर साल जो है एक भाई आ जाता है, बताओ ये बच्चे आते कहाँ से है? तो माँ बोली कि बेटा बच्चे तो भगवान के यहाँ से आते हैं। उसी समय वो दौड़ के मेरे जैसे साइंस स्कॉलर फादर के पास आया और बोला, पापा मेरे को ये बताओ कि ये बच्चे आते कहाँ से है? मेरा जैसा साइंस स्कॉलर बोला कि बेटा आवर एंसेस्टर्स आर चिंपैंजीज, हम बंदरों की औलाद हैं। दौड़ के वो माँ के पास गया और बोला, माँ मैं तो बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, आप कह रहे हैं कि बच्चे भगवान के यहाँ से आते हैं, पापा कह रहे बच्चे तो बंदरों से आते हैं, मम्मी सच्ची बताओ बंदर आते कहाँ से? माँ बोली, बेटा मैं अपने वंशजों की बात कर रही हूँ, ये इनके वंशजों की बात कर रहे हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो हमें अपने आप को जानना बड़ा आवश्यक है कि और किसी ढकोसले के चक्कर में नहीं पड़े आप। लेकिन ये जोक आप रंगनाथ काबरा की तरफ देख के क्यों बात कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे तो मैं सही बताऊं, मुझे तो केवल आप ही दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। मेरे स्क्रीन पे अब भी केवल आप ही दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये नैले पे दहला हो गया, ये नैले पे दहला। तो
अरे एक बार और दूसरी गड़बड़ ये होगी जो कि हम देखते हैं ना किस तरह से लोग बाग अपनी चीज को बेचना चाहते हैं। तो एक जना गया और दरवाजा खटखटाया और हमारी वाइफ ने दरवाजा खोला तो उसने कहा कि मैम साहब ये एक पुस्तक खरीद लीजिए ना। हमारी मैम बोली छह किस बात की पुस्तक खरीदूंगी, जा यहाँ से, क्यों बेचने आ गया? बोला अरे मैम साहब खरीद लीजिए ना। तो हमारी वाइफ ने बोला कि क्या है किताब का नाम? वो बोला कि 100 excuses of a husband coming late in the night to the home। घर पे देर से आने के 100 बहाने। तो हमारी पत्नी बोली नहीं मेरे को तो फिर भी नहीं चाहिए। वो बेचारा 2 सीढ़ियां नीचे उतर के उसने फिर पीछे मुंह करके बोला कि मैम साहब एक बात बता दूं कि आपके पति ने कल ही ये बुक खरीदी है। मतलब ये है कि आप खरीद लो, वो इसी में से ढूंढ के वो बहाना लेके आएंगे। कहना ये है कि हम थोड़ा तो हमारी सेफ्टी का थोड़ा तो ख्याल करिए, सब बातें आप अगर डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। जैसे अभी तक तो लॉकडाउन है बट सून वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड। लॉकडाउन को गवर्नमेंट लिफ्ट स्लोली कर रही है एंड ऑरेंज जोन में भी वर्किंग चालू है। सो ऑरेंज जोन में भी लोग इन्फेक्टेड तो हैं ही कुछ लोग। तो जब ग्रीन जोन वाले ऑरेंज में जाएंगे या तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन तो स्टिल है। तो जब ऐसे लोग जब जाएंगे और वो घर आएंगे और वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि कौन एसिम्प्टोमेटिक है कौन प्री सिम्प्टोमेटिक। एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए अब सबसे बड़ी बात आज जो अपन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अपना जो है रणथंभौर बनाएं, हम अपने आप को चित्तौड़गढ़ बनाएं, हम अपने आप की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हम अपने आप की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाएं ताकि वह वायरस हमारे अंदर भी एसिम्प्टोमेटिक रहे, हमें वह ग्रस्त नहीं कर पाए। लेकिन जिन पे रिस्क है, एज हुई, कोमोर्बिडिटीज हुई, तो उन लोगों को तो ऐसे लोगों से पूरा बचा के रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके अंदर ये वायरस जाके फिर जो घर के हेल्दी लोग हैं उनमें हेवी डोज देके फिर ये किसी तरह परेशानी पैदा कर सकता है। तो उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ाने से बहुत बड़ा फायदा होगा और वह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने हैं उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी बेसिक चीज पे ले जाना चाह रहा हूं अपने इस नेक्स्ट वाले टॉपिक पे कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको यदि हमने प्रो नेचर रह के फुलफिल कर दिया बहुत बड़ा इम्यूनिटी आएगी और फिर उसके अंदर हम थोड़ी सी न्यूरोबिक्स मिलाएंगे, वो हमारी शराब होगी। अभी हम बताते हैं आपको। तो ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या है? तो जो प्रकृति ने हमें दी है, हमारा जिस पे कंट्रोल है, हमारी सांस, हमारी भूख, प्यास, रक्षा, सुरक्षा, आत्मरक्षा, प्रजनन, प्रोक्रिएशन, निद्रा, आराम एवं शौच, एक्सक्रीशन, इन सब के ऊपर तो आपका कंट्रोल है। लेकिन कुछ समय तक आप इसको रोक सकते हैं, ज्यादा समय नहीं रोक सकते। इनवॉल्यूंटरी ये है कि आपका हार्ट चल रहा है, इनवॉल्यूंटरी नींद में भी आपकी सांस चल रही है। ऐसी कई इनवॉल्यूंटरी चीजें, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारे विसरल एक्टिविटीज हो रही हैं, लीवर भी उस समय कुछ काम तो कर रहा है। ये सारी बायोलॉजिकल रिदम के अंदर जाते हैं। सुबह दिन जिस प्रकार से होते हैं ऐसे कई बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियन रिदम्स के बारे में हम बताएंगे। बड़ी बात ये बता देते हैं कि क्यों हर 28वें दिन मेंसेस आ जाते हैं, कौन एडजस्ट करता है इस रिदम को? यह भी एक बायोलॉजिकल रिदम है हमारे शरीर के अंदर। और जो सागर में पूर्णिमा के दिन जो टाइड आता है, जो हैवी लहरें उठती है, वो भी किसी प्रकार का एक रिदम है। तो प्रकृति किसी प्रकार से रिदम के माध्यम से चल रही है, एक पर्टिकुलर स्पंदन है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। इस चीज को यदि हमने अपने गहन में उतार लिया तो हम आगे की चीज को समझ पाएंगे। दूसरा जो है माइंड, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहां पर जाकर भी आपकी हालत खराब हो जाती है। तो ये तो आपकी बॉडी है, कार है, और ये उसका ड्राइवर है, ब्रेन, जो उसको चला रहा है। दोनों का संतुलन हम कैसे स्थापित कर पाए उसके ऊपर जाएंगे। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी बॉडी
और फिर आपका ब्रेन ड्राइवर इसको चला रहा है। दोनों का समन्वय एक दूसरे के साथ तारतम्य होना बहुत जरूरी है, वरना किसी की भी खराबी में आपके साथ गलत हो सकता है, आप बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, या रोड की बात करें कार के साथ तो एक्सीडेंट हो सकता है, या आप किसी गलत जगह पहुंच सकते हैं। ये मैं बड़े वर्णन में नहीं जाऊंगा, विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, केवल आपके माइंड में ये बिठा लीजिए कि किस प्रकार से सूरज की रोशनी जब गिरती है तो केवल मात्र चीज दिखती ही नहीं है, यह यहां से हम देखते हैं, यहां से हम उसको समझते हैं, लेकिन एक और जगह ये जाता है और वह जगह हमारे ब्रेन के एक हाइपोथैलेमस में होती है। वही ये सर्केडियन रिदम बनाता है, दिन और रात, सोना और उठने का रिदम बनाता है। यह यदि खराब हो जाए तो आपकी पूरी हालत खराब हो जाएगी। सारी बेसिक नीड्स बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में यहां पर बैठी हुई है। भूख, प्यास, जनन, प्रजनन, सुरक्षा, शौच, सभी की सभी यहां से बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन रिदम से संचालित होती है। उसके कई ह्यूमरल एस्पेक्ट हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे। तो याद रखिए, मस्तिष्क ही इस बॉडी को किसी प्रकार से सर्किट में, साइकिल में, रिदम के माध्यम से आगे चला रहा है। तो श्वास के माध्यम में हमको कैसे प्रो नेचर होना है, यह आपकी बेसिक नीड है। और आज वायरस आपके सांस को ही तो प्रभावित कर रहा है, उसी को खराब कर रहा है, और उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप किस प्रकार से अच्छी हवा लें, जो कि आपको नेचुरल वातावरण में मिलेगी। घर के बाहर की नालियां या कचरादानी या क्राउड, वो इस शहरी जीवन में आपको इतनी अच्छी हवा नहीं मिलेगी, ये सही है। एसी के माध्यम से आप कर रहे हैं, एसी के खिलाफ भी बात उठ गई है। किसी प्रकार से हमको बहुत नेचुरल रह के क्लीन एयर, नेचुरल एयर को लेना चाहिए, जो कि विलेजेस में, माउंटेन्स, रिवर्स, वहां पे मिलेगी। और तुलसीदास जी की कोई चौपाई है, यदि डॉक्टर चंद्रमौली यहाँ है और यदि वो उस चौपाई को सुना पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जंगल में से किस प्रकार बहुत अच्छी हवा आ रही थी। किसी को भी वो चौपाई याद हो तो मैं भी वो सुनना चाहूंगा, जिसमें अच्छे खासे समीर का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। इसकी जरूरत हमको 24 घंटा रहती है। 3 मिनट के लिए यदि सांस नहीं चले तो ब्रेन अफेक्ट हो जाता है। आदमी 3 मिनट में मर सकता है यदि टोटली ऑक्सीजन उसको नहीं मिले। प्राणवायु, ऑक्सीजन का नाम ही प्राणवायु है। तो आज जो सबसे ज्यादा अफेक्ट इस कोरोना ने किया है, वो क्या है, हमारे श्वास पर ही कब्जा कर लिया है। कोरोना ने मेरी सांसों पर कब्जा कर लिया है, मेरी बेसिक नीड पर कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ा खतरा है। आपको मैं एक बात बता दूं, कल ही मुझे मालूम पड़ा है, न्यूयॉर्क में हमारे उदयपुर के एक बहुत अच्छे, बहुत कहना चाहिए प्रसिद्ध डॉक्टर, जिनके पास में 11 वहां पर अस्पताल के वे मालिक हैं, लेकिन वो भी कोरोना से प्रभावित हो गए हैं और उनको भी बहुत ही आईसीयू में उनकी केयर की जा रही है पिछले 40 दिनों से। तो सांस पर जो कब्जा हो जाता है, बस समझ लीजिए कि हमारी कहावत भी है कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो एक हवा 100 दवा, माने आपकी हवा ही इतनी बढ़िया है तो 100 दवाएं भी आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकती, जबकि एक अच्छी हवा कर सकती है। एक हवा, जब तक सांस है तब तक आस है। कोरोना ने मेरी सांसों पर ही कब्जा कर लिया है। चलिए आइए अब हम जाते हैं प्यास। यदि हमने गर्म नवाया पानी घड़ी घड़ी पिया है तो उससे भी ये पैसेज आपका क्लीन होता रहेगा और पूरे शरीर के अंदर जितने भी वो उपापचयी रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं से बने हैं, मेटाबॉलिज्म से बने हैं, कैटाबॉलिज्म से बने हैं, उनको शरीर के बाहर निकालना होता है। पानी बहुत बड़ा माध्यम है जो पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से आदि कई माध्यम से हमारे टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकालता है। तो पानी हमको पीते रहना चाहिए। और मुझे तो केवल यही कहूंगा, पहले मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा गंगा का पानी, फिर मुझे ध्यान आया वो तो मैली हो जाती है। गंगोत्री का पानी यही सबसे स्वच्छ
प्राकृतिक पानी है जिसकी हमें आवश्यकता है। उस मॉडल को, उस आइडियल को, उस आदर्श पानी को हमारे दिमाग में रखना है और देखना है, तुलना करनी है कि क्या हम जो पानी पी रहे हैं वो वैसा ही पानी है। हर 2-3-4 घंटे में हमको पानी पीते रहना चाहिए। मौसम के हिसाब से इस पानी की आवश्यकता बदलेगी, पर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पी लेना चाहिए। कॉशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, रीनल फेल्योर की प्रॉब्लम है, वहां पर डॉक्टर की सलाह से ही उतना ही पानी पिया जाएगा, नहीं तो बॉडी में सूजन आ जाएगी। और एक चीज याद रखें कि खाना खाने से 30 मिनट पहले वो खाना खा लेने के 30 मिनट बाद में ही आप पानी पिए, द्रव्य पदार्थ पिए। यह एक चीज आपके डाइजेशन के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो थर्स्ट आए और आप पानी पिए, थर्स्ट लगाने के लिए आप मेहनत करते रहेंगे, तब आपको प्यास लगेगी और उस प्यास को जब आप बुझाते हैं, आहा क्या अच्छा लगता है। मुझे बहुत याद आता है जब तेज प्यास में जब पानी पीता हूं। पानी क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसमें कहीं कोई रंग या सुगंध या स्वाद नहीं है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण तत्व है ये हमारे लिए कि वो हमें बहुत सुख देता है और वो जीवनदायी होता है। तो हमारे ट्रैक्ट को भी क्लीन करेगा और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा यदि हमने साफ पानी हर रोज 3 से 4 लीटर कम से कम। और भोजन के लिए खास बात यह है कि 30 मिनट पहले, 30 मिनट बाद में, और मॉर्निंग में उठ के आप जमकर काफी पानी पी लें। दूसरी है आपकी भूख। जो व्यक्ति, और मुझे अपने पिताश्री भी याद आते हैं कि जब भूख लगे तभी खाना खाना, और उनकी ये आदत जो रही है, आज वो 92 इयर्स के हैं और मैंने हमेशा उनके अंदर यही सारी चीजें देखी है कि जिसमें उन्होंने इन बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए हमेशा प्राकृतिक उपाय रखा है। और प्राकृतिक उपाय ये है कि आप भूख लगे तभी खाना खाएं। इसके लिए बैलेंस्ड डाइट, कैलकुलेट योर कैलोरीज एंड नो द एडिबल आइटम्स न्यूट्रिशनल कंटेंट आज सारे उपलब्ध हो गए हैं कि एक एप्पल में 106 कैलोरी होती है। आपको हर रोज 1800 कैलोरी चाहिए। हम रोज 3 से 4 गुना ज्यादा खा रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने बोला है कि अब उन्होंने शाम का खाना बहुत लाइट कर लिया है, फल फूल तरकारी खाते हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये मैं क्वालिटी के बारे में कह रहा हूं। और जब आप भूखे हैं तब 1/3 फॉर्मूले से आप खाएं। 1/3 लिक्विड, 1/3 सॉलिड एंड 1/3 शुड रिमेन एम्प्टी, मीन्स वहां पर हवा रहे, गैस रहे। इतना ही खाना खाना चाहिए। भूखे खाने के लिए बैठे और भूखे ही उठें, मतलब कि कुछ न कुछ भूख तो रहनी ही चाहिए। यदि आपने ऐसा किया है तो आपकी इम्यूनिटी पक्का बढ़ेगी। सात्विक भोजन, और आज मान लिया है विश्व ने कि शाकाहारी भोजन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें निसंदेह शाकाहारी भोजन काफी अच्छा रहेगा। रात को 10 से सुबह 5 बजे तक में आप कुछ न खाएं, लेकिन एक याद रखें, 3 to 4 आवरली खाना चाहिए। मैं आपको इसकी वैज्ञानिक बात बताता हूं, पहले ही बोल चुका हूं। भूख लगे तभी खाएं और भूखे ही रहें, मतलब कि पूरा पेट नहीं भरें, उसमें थोड़ा द्रव्य पदार्थ हो और थोड़ा सॉलिड, सेमी सॉलिड हो और बाकी खाली रहे। जब आप खाते हैं तो पेट की 9 फीट लंबी आंत में से जब ये रस जाता है तो हमारे पेट में इतना बड़ा इम्यून सिस्टम है कि वो पूरा का पूरा एकदम से स्टिमुलेट होता है। यो समझ लीजिए कि जो लिम्फ नोड्स के जो तारे हैं आपके पेट में, वो एकदम से जगमगा उठते हैं जो ही वहां पे कुछ खाने की चीज जाती है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खा के घड़ी घड़ी इन लिम्फ नोड्स को, इन स्टार्स को, इन तारों को स्टिमुलेट करते रहेंगे, चमकाते रहेंगे, तो उनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन्स निकल के आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बहुत कुछ बढ़ा देंगे। तो बेसिक चीज ये है कि बी वेरी नेचुरल। जितना फूड को आप नेचुरल खा सकते हैं, जो कि एक गाय या बकरी खाती है, वो मोस्ट नेचुरल वहां पे मिला है। मनुष्य ने अपनी आदत बदल दी है, तो जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल।
लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल। ये मनुष्य के लिए आवश्यक हो गया है। इसके मैं ज्यादा और डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपने अपनी हंगर को यदि प्रो नेचर के हिसाब से रखा है और इस प्रकार से बैलेंस डाइट, भूखे रहने का, और फिर 3 से 4 घंटे में अलग अलग वैरायटी की चीजें आप खाएंगे, तो आपका सप्तरंगी इंद्रधनुष्य तरह का भोज्य पदार्थ यदि आप लेंगे, अलग अलग कलर के, पक्का इम्यूनिटी बढ़ेगी। स्प्राउट्स विद द लेमन एंड सम अदर फ्रूट्स इन द मॉर्निंग प्रोटीन भी देंगे, विटामिन भी देंगे। इसी के साथ में जिंक का भी बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है, जो आपको मिलेंगे पपीते के दानों में, तरबूज के दानों में, खरबूजे के दानों में जिंक आपको काफी मिलेगा। उसे फेंक कर गाय को नहीं डालना है। आजकल तो हम गाय को भी नहीं डालते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। उसको बैठ के आप अच्छी तरह चबाएं और कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत सारा जिंक भी मिलेगा उससे। तो ऐसे भोज्य पदार्थों का बहुत कुछ आ रहा है, आप उसके और डिटेल में जाए। मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि किस प्रकार से इस बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड को आप प्रो नेचर रखते हुए आप बहुत ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। रक्षा, सुरक्षा, आत्मरक्षा, आज आप जो कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ, वो क्या कर रहे हैं? आप यही कर रहे हैं कि अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। हम बता दें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब ये है कि जो बिल्कुल फिट होगा वही इस दुनिया में जी पाएगा। क्योंकि आज आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं और जहां जहां जाएंगे आपका चेकअप होगा कि आप स्वस्थ हैं, तो ही हमारी इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आ सकते हैं। हर देश अपनी लक्ष्मण रेखा बनाएगा, हर देश अपना परकोटा बनाएगा। चाइना का इतना बड़ा परकोटा कब बना था, लेकिन उसको तो लांघना आज कितना इजी हो गया है। हमारे अपने शरीर का परकोटा, अपनी इम्यूनिटी हमको बनानी होगी। तो रक्षा, सुरक्षा और आत्मरक्षा पर एक बात बता दें, हम प्रकृति ने आपको आत्मरक्षा के लिए सारे उपाय दिए हैं। आप अपनों की रक्षा करें। हमारे प्रकृति में कभी भी किसी के ऊपर ऑफेंसिव होने की चीज हमें नहीं दी गई है, स्पेशली मनुष्य को। लेकिन उसने, जिसके पास में ऐसे नाखून नहीं, वैसे दांत नहीं जो कि कुछ जानवरों के होते हैं, पर हमने इस दिमाग से ऐसे वेपन्स बना लिए हैं कि जो हमारे लिए आत्मघाती बन गए हैं, भस्मासुर बन गए हैं। हम अपने ही हाथ को अपने ऊपर रख के हम भस्म होते चले जा रहे हैं। ये तरीका था। आज प्रकृति हमको समझा रही है कि कैसे आप भस्मासुर नहीं बने, ऐसी मूर्खता नहीं करें। आप स्वच्छ रह के, स्वस्थ रह के आगे बढ़े, अपनी रक्षा करें। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फाइट और फ्लाइट। अरे ये सांप आ गया आपके सामने, अभी बैठा हुआ है, तो आप दो चीज करेंगे। या तो उस सांप को एकदम से आप मार देंगे यदि आप सोचते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, नहीं तो आप एकदम से वहां से भाग जाएंगे, पर हर हाल में आप अपने को बचाएंगे। और ये फाइट और फ्लाइट, ये हमारे अंदर इनहेरेंटली पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक होता है। उस समय हमें सोचते भी नहीं है। अपनी और दुश्मन की स्थिति को समझ के हम या तो उससे लड़ते हैं या वहां से भाग जाते हैं। दिस इज द बेसिक प्रो नेचर है, ये नेचर है। क्योंकि तभी आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि जंगलों में हम बड़े हुए थे, वहां पे कई जानवर हमको मार चुके होते। बट दिस बेसिक इननेट चीज हमको जो प्रकृति ने दी है, उसके कारण हम आज सर्वाइव कर रहे हैं। तो बी डिफेंसिव, बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के आप स्ट्रॉन्ग दो तरीके से है कि फिजिकली किसी को मारने की बात अलग है, और हम पर जब वायरल के अटैक होते हैं, बैक्टीरिया के अटैक होते हैं, तो हम उससे कैसे हम डिफेंसिव हुए, स्ट्रॉन्ग हुए। एंड दिस इज ऑल द टाइम। पर एक बात हो रही है कि हर समय डिफेंसिव रहने की जो साइकोलॉजी है, उसमें गड़बड़ ये हो रही है कि आदमी क्रोनिक टेंशन में चला गया है, क्रोनिक एंजाइटी में चला गया है। और क्रोनिक एंजाइटी के कारण आज घरों में बैठे हुए लोग इम्यूनिटी को डाउन कर चुके हैं, डिप्रेशन में डाउन होगा। क्रोनिक एंजाइटी जो हर समय रहेगी, वो डाउन करेगी। फाइट एंड फ्लाइट सडन एक मोमेंट के लिए आपको दिया जाता है कि आग आके लगी है तो एकदम आप हाथ अपना दूर कर लोगे, वो भी आपके प्रोटेक्शन की आपको रिफ्लेक्स एक्शन दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया दी गई है नेचर के द्वारा। दिस इज ऑल्सो द बेसिक नीड ऑफ यू टू सर्वाइव, एंड फॉर दैट यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग बाय बी डिफेंसिव, फाइट और फ्लाइट, बी वेरी स्ट्रॉन्ग,
from the point of view of the immunity as well as from the muscle point of view, and all the time be strong. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फियर साइकोलॉजी में जिए, वरना आप अपनी इम्यूनिटी को कम कर देंगे। मैंने एक जने को ये कहा उसको स्ट्रांग बनने के लिए कि तुम 10 किलोमीटर वॉक करो, तो 10 दिन बाद मुझे फोन करता है कि साहब मैं 10 किलोमीटर रोज चल के 100 किलोमीटर आ गया हूं, और कितना आगे जाना है। तो बात को जब लोग पूरी तरह नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं गया मार्केट में, जाके मैंने कहा कि भाई ये कुत्ते के खाने के बिस्किट हैं क्या? तो दुकानदार मुझे बोलता है कि भाई साहब बांध दूं कि आप यहीं पे खाओगे। यदि हमने किसी चीज को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया है तो वो बूमरैंग हो जाएगी। हर चीज को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, छोटा छोटा समझना नहीं। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि सुनो जी। पति बोला क्या हुआ? वो जो पड़ोस में नया नया आदमी आया है ना, वो उसकी खिड़की से मेरे को छुप छुप के बहुत दिखता है, अपनी खिड़की पे एक पर्दा लगवा लो ना। पति बोला अरे उसको ढंग से देख लेने दे, वो खुद ही पर्दा लगवा लेगा। यदि आपने हर चीज को ढंग से नहीं देखा है तो आप अपनी रियलिटी को नहीं जानेंगे। उस महिला को अपनी रियलिटी पता नहीं थी, वो ऐसे ही सोच रही थी कि शायद जो है मैं ठीक हूं और वो इसीलिए मेरे को घड़ी घड़ी देख रहा है। वो तो पूरी तरह देख नहीं पाया है। आप जब इस पूरे विषय को अच्छी तरह समझ जाएंगे तभी आपकी सही ट्रेनिंग हुई है।